हेलो एवरीवन। अगर आप एक टीचर, स्टूडेंट या तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो में हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी को नहायत आसान, अमली और अमतानी नुक्ता नज़र से समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह इसकी मदद से बेहतर लर्निंग आउटकम्स और एसएलओ बेस्ड स्टडी को यकीनी बनाया जा सकता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर लेवल की वजाहत के साथ ऐसी मिसालें भी शेयर की जाएंगी जो आप अपने क्लासरूम में फ़ौरन इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आइए ब्लूम टेक्सोनॉमी को डिस्कस करते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले कि दिस टेक्सोनॉमी इज डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। बेंजामिन ब्लूम एजुकेशनिस्ट है एक, जिसने इस टेक्सोनॉमी को डेवलप किया था 1956 में। इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई का मतलब है दर्जा बंदी उनकी करता है। इट हेल्प्स इम्प्रूव टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ये टीचिंग को भी इम्प्रूव करता है। इट आल्सो इम्प्रूव आवर लर्निंग एंड असेसमेंट स्किल एज वेल। हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन देख लें। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी में ने 1956 में पेश की, और इफेक्टिव डोमेन जो है वो क्रॉथवोल ने 1964 में, और साइकोमोटर डोमेन जो है वो सिम्पसन ने 1972 में पेश की। एंड ईच डोमेन फोकसेस ऑन अ डिफरेंट एरिया ऑफ लर्निंग। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डोमेन को डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉग्निटिव डोमेन जो है वो क्या है? कॉग्निशन का तल्लक हमारे माइंड से होता है। जब भी आप ये लफ्ज़ कॉग्निशन या कॉग्निटिव देखें तो इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन, हमारे माइंड से होता है। So it focuses on mental skills and thinking ability, and it moves from basic recall to higher order thinking, and it is very important for academic success as well. So cognitive domain जो है उसके different levels हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला लेवल है नॉलेज, जिसको रिमेम्बरिंग भी आप कह सकते हैं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है, कम्प्रीहेंशन, और थर्ड नंबर पे है एप्लीकेशन, फोर्थ पे है एनालिसिस एंड एवेलुएशन, द लास्ट वन इज क्रिएशन। सो वन बाय वन करके हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और जितनी भी कंफ्यूजन है इस ब्लूम टेक्सोनॉमी में वो आपकी आज दूर होने वाली है। नॉलेज क्या है? इट इज एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स, टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नॉलेज होता है किसी चीज़ को मेमोराइज करना। कंसेप्ट्स को आप जब याद करते हैं, माइंड में रखते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं आप अपने माइंड में जब उनको याद कर रहे होते हैं, उनको यानी जो क्रेमिंग आप करते हैं, जो रटा लगाते हैं या जो याद करते हैं आप चीज़ को, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। लर्निंग एट दिस लेवल इज बेस्ड ऑन मेमोरी, नॉट डीप अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप जो है वो बेसिक चीज़ों को देखते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग आप नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग डेफिनेशंस और फैक्ट्स। अगर आप डेफिनेशंस को मेमोराइज करते हैं, सुनते हैं, या फैक्ट्स जो हैं उनको देखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉलेज और रिमेम्बरिंग। द सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जैसे वर्ड से ये हमें बता रहा है कि अंडरस्टैंड करना होता है समझना, किसी को कंप्रीहेंड करना। सो इट इज एबिलिटी टू एक्सप्लेन आइडियाज इन आउन वर्ड्स। अब इस लेवल पे बच्चा जो है वो नॉलेज उसने गेन कर लिया, अब उस नॉलेज को वो अपने तौर पे उसको एक्सप्लेन करेगा। यानी नॉलेज उसने अंडरस्टैंड कर लिया, अब जो है वो अपने अल्फाज में भी, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है इतनी हो चुकी है कि वो उस नॉलेज को अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकता है। सो ये दूसरा स्टेज है जिसमें स्टूडेंट इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। यानी आप स्टूडेंट को कोई स्टोरी पढ़ाते हैं, कोई लेसन पढ़ाते हैं, जब आप उससे क्वेश्चन करते हैं वो आपको अपने वर्ड्स में वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो दिस इज understanding stage, and it shows that the student understands the concept clearly. इसकी एग्जांपल देख लें, explaining a paragraph in simple words। इसमें आप पैराग्राफ को जो है वो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। The third one is application। एप्लीकेशन क्या है? अप्लाई करते हैं जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद। एबिलिटी टू यूज नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, यानी आपके अंदर अब इतनी एबिलिटी होती है कि आप न्यू सिचुएशंस में जो नॉलेज आपने गेन किया हुआ है उसको आप जो है यूज़ करते हैं।
एंड स्टूडेंट्स अप्लाई रूल्स, मेथड्स और कंसेप्ट्स प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली जो है स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में, वो रूल्स जो उन्होंने लर्न किए होते हैं, मेथड्स या कॉन्सेप्ट, उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश को अगर आप देखें, सब्जेक्ट इंग्लिश को, तो इसमें यूजिंग ग्रामर रूल्स इन सेंटेंसेस, सेंटेंसेस में जो ग्रामर का यूज़ करते हैं बच्चे, जैसे आप उनको बता देते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है हम एस या ई एस ऐड करते हैं। अब ये रूल आपने उनको बता दिया, अब बच्चों ने इस रूल को अंडरस्टैंड कर लिया। सो दिस इज द थर्ड लेवल एप्लीकेशन। नाउ स्टूडेंट विल एबल टू अप्लाई दिस रूल। एप्लीकेशन स्टेज में स्टूडेंट इस काबिल हो कि वो इस रूल को अप्लाई कर सके। जैसे ही प्लेज, अब ही शी इट देखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ स्टूडेंट जो है वो एस यूज करेगा, और दे अगर होगा, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हमने एस या एस का यूज नहीं किया है। So this is application stage that student will memorize rule, understand rules, and at this stage student will apply the rules. The fourth one in cognitive domain is analysis. Analysis क्या है? It is ability to break information into parts and examine relationship. इसमें जो information होती है उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उनको एग्जामिन किया जाता है, उनका रिलेशनशिप को एग्जामिन किया जाता है। एंड इट हेल्प्स इन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट। और इसमें जो है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डीप लेवल पे हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग अ स्टोरी, थीम और कैरेक्टर्स। यानी आप बच्चों को एक स्टोरी देते हैं, उस स्टोरी में बच्चे ये करते हैं, उस स्टोरी को एनालाइज करते हैं, उसका आपको थीम भी बताते हैं, उसके करेक्टर्स भी बताते हैं, उसकी सेटिंग भी आपको बताते हैं। यानी आप एक स्टोरी पढ़ा देते हैं, अब बच्चों को आप बताते हैं कि बच्चों इसमें से जो करेक्टर्स हैं वो मुझे बताएं, जो मेन करेक्टर्स हैं, जो माइनर करेक्टर्स हैं वो भी हमें बताएं, जो थीम है इसका वो भी आप बताएं। यानी बच्चे इस काबिल अब हो जाते हैं कि वो आपको एनालाइज करके चीज़ों को बता सकें। द नेक्स्ट लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन इज एवेलुएशन। एवेलुएशन क्या है? एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंस। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो जजमेंट्स करें एविडेंस की बेस पर। यानी पहले एविडेंस को लेते हैं, फिर उसके बाद वो जजमेंटल होते हैं। सो जजमेंट्स वो करते हैं इस स्टेज में। स्टूडेंट्स गिव ओपिनियंस विद लॉजिकल रीजंस। वो राय दे रहे होते हैं, लेकिन वो राय जो होती है उसके पीछे लॉजिक्स होती हैं, रीजंस होते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग ओपिनियन अबाउट अ पोएम विद रीजंस। आप एक पोएम बच्चों को पढ़ाते हैं और आप फिर बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी ओपिनियन दें कि ये पोएम जो है वो किस बारे में है, इसमें जो है पॉइंट ऑफ व्यू, पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या हो सकता है। यानी अब वो अपनी ओपिनियन देने के काबिल होते हैं इस स्टेज में। द नेक्स्ट वन, द लास्ट स्टेज इन कॉग्निटिव डोमेन इज क्रिएशन। क्रिएशन ये है कि स्टूडेंट्स विल एबल टू क्रिएट न्यू थिंग्स। यानी अब उन्होंने नॉलेज गेन कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अप्लाई कर लिया, उसके बाद उन्होंने एवेलुएट कर लिया, सब चीज़ों को कर लिया। अब एंड पे अब वो इस काबिल होने चाहिए कि कोई चीज़ वो क्रिएट कर सके। यानी एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज और ओरिजिनल वर्क। जब आप न्यू आइडियाज़ को, ओरिजिनल वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये क्रिएशन होती है। जैसे रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो वो एक न्यू चीज़ रिसर्च कर रहे होते हैं, एविडेंस की बेस पे जो है एक न्यू चीज़ क्रिएट करते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि वो स्टेज उनका जो होता है वो क्रिएशन का स्टेज होता है। एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स राइटिंग अ स्टोरी और क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो स्टोरी को राइट कर सकें, या कोई प्रोजेक्ट, जैसे स्कूल्स में भी सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को ये कहा जाता है कि आप कोई प्रोजेक्ट जो है उसको बना के लाएं। जैसे सोलर सिस्टम पे प्रोजेक्ट बना के लाएं, इकोसिस्टम पे कोई प्रोजेक्ट बना के लाएं, जैसे कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट ले लें उस पर कोई प्रोजेक्ट बना के लाएं। तो अब बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो कुछ चीज़ों को क्रिएट करें, क्रिएटिव चीज़ें वो करें। उसके बाद द नेक्स्ट डोमेन इज इफेक्टिव डोमेन। द सेकंड डोमेन इन ब्लूम टैक्सोनॉमी इज इफेक्टिव डोमेन। अब इफेक्टिव डोमेन जो है, आपने इसको ये देखना है कि ये इफेक्टिव का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स,
आवर एटीट्यूड, यानी इसका तल्लक हमारे ब्रेन से नहीं होता है। यानी इसका अगर आप ये कह लें जो हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा है उसका तल्लक हमारे हेड से होता है, और जो अफेक्टिव डोमेन है इसका तल्लक हमारे हार्ट से होता है, यानी दिल से होता है। सो अफेक्शन से होता है, फीलिंग से होता है। अफेक्टिव डोमेन क्या है? डील्स विद फीलिंग्स, एटीट्यूड और वैल्यूज, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर करेक्टर बिल्डिंग एंड बिहेवियर डेवलपमेंट। ये करेक्टर बिल्डिंग और बिहेवियर डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके भी लेवल्स हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन के थे ऐसे ही इसके भी लेवल्स हैं। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग, ये सारे इसके जो हैं 5 लेवल्स हैं अफेक्टिव डोमेन के। सबसे पहला लेवल है रिसीविंग। रिसीविंग क्या है? जैसे रिसीव करना, कोई पैगाम जो है वो वसूल करना। स्टूडेंट्स बिकम्स विलिंग टू लिसन एंड पे अटेंशन। अब इसमें जो है बिहेवियर, जो है बिहेवियर पे काम होता है बच्चे के, कि स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में ऐसे बैठा हो कि वो आपकी बात सुनने के लिए बैठा हो। यानी अगर आप क्लास में टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो स्टूडेंट्स जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो आपकी बात को सुनने के लिए क्लास में बैठे। आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आप टीचर हैं तो क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो तो कुछ बच्चे आपको बहुत ही केयरफुली सुन रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो आपको नहीं सुन रहे होते हैं। अब जो बच्चे आपको नहीं सुन रहे होते हैं, इट्स मीन कि उनका जो रिसीविंग स्टेज है, जो रिसीविंग लेवल है, वो डेवलप नहीं हुआ। शोज अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी बच्चे जो होते हैं वो अवेयरनेस और इंटरेस्ट जो है वो शो करते हैं, इंटरेस्ट लर्निंग में इंटरेस्ट को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग केयरफुली टू टीचर, ये एग्जाम्पल में जैसे आपको मैंने बता दी है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, तो अगर टीचर को वो केयरफुली लिसन कर रहा है तो इट्स मीन वो रिसीविंग कर रहा है। उसके बाद है जी रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड क्या होता है कि लिसन करने के बाद वो रिस्पॉन्ड करे आपको, यानी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग एक्टिविटीज, शो इन्वॉल्वमेंट थ्रू रिस्पॉन्सेज। यानी बच्चे को आपने पढ़ाया, अब आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं और वो आपको रिप्लाई कर देता है, इट्स मीन कि वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। उसने आपका अच्छे से लिसन किया पहले, लिसन करने के बाद अब वो इस काबिल हो गया कि वो आपको रिप्लाई भी करे, यानी आंसरिंग क्वेश्चन और जॉइनिंग डिस्कशंस, इसमें ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद है द थर्ड टाइप इज वैल्यूइंग। वैल्यूइंग क्या है? स्टूडेंट एक्सेप्ट्स एंड रिस्पेक्ट्स वैल्यूज एंड आइडियाज, यानी अब बच्चा जो है वो आपको वैल्यू भी कर रहा होता है जब आप उसको रिसीव कर लें, आप उसको पढ़ा लें और फिर उसके बाद बच्चा आपको रिस्पॉन्ड भी कर दे, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज जो है अफेक्टिव डोमेन में वो आपको वैल्यू भी कर रहा हो। शोज अप्रिसिएशन एंड इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्टिंग अदर्स ओपिनियन, यानी कोई भी स्टूडेंट जो है वो अगर बोल रहा हो, बात कर रहा हो, तो दूसरा जो है उसको वो रिस्पेक्ट दे रहा हो, यानी उसकी राय में अपनी राय को जो है वो शामिल ना करे, बल्कि उसकी राय को अच्छे से सुने, फिर लिसन करे, और उसके बाद फिर जब वो अपने टाइम पे जब बात करे तो इट्स मीन कि वो आपको वैल्यू भी कर रहा है। टीचर्स को भी वैल्यू कर रहा है। अगर टीचर बोल रहा है तो उसके बात करने के दरमियान अगर बोलेगा नहीं बच्चा, इट्स मीन कि वो उसको वैल्यू कर रहा है। और जब अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना हैंड रेज करता है, फिर वो बात करता है, तो ये मेथड है। सो इट्स मीन स्टूडेंट जो है उसकी वैल्यू वाली जो स्किल है वो डेवलप हो गई है। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? स्टूडेंट अरेंज वैल्यूज इनटू अ सिस्टम ऑफ प्रायोरिटीज। ऑर्गेनाइज होता है ना, कोई तरतीब देना किसी चीज को, यानी अरेंजमेंट वो करता है। डेवलप्स पर्सनल स्टैंडर्ड्स एंड बिलीव्स, फॉर एग्जांपल बैलेंस करता है वो स्टडी को, डिसिप्लिन को और टीम वर्क को। इट्स मीन कि वो ऑर्गेनाइजिंग जो उसकी स्किल है वो इंप्रूव होगी। कैरेक्टराइजिंग क्या है? कैरेक्टराइजिंग ये है कि अब जो चीज़ जो है वो जो उसने रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, वैल्यू किया, अब ये सारी चीज़ें उसके करेक्टर में शामिल हो गई हैं। यानी वैल्यूज जो हैं बिकम पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें शामिल हो गई हैं। बिहेवियर बिकम्स कंसिस्टेंट एंड नेचुरल। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? शोइंग ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलरली, यानी वो बिल्कुल ऑनेस्ट हो गया है,
रिस्पॉन्सिबल हो गया है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलरली शो कर रहा है, इट्स मीन कि उसकी जो कैरेक्टराइजिंग है वो बेटर हो गई है। द थर्ड स्टेज इज साइकोमोटर स्टेज, ये साइकोमोटर डोमेन जिसको आप कहेंगे। साइकोमोटर का ताल्लुक होता है हमारे मसल्स के साथ, मोटर मसल्स को कहते हैं। साइकोमोटर का मतलब है जिसमें हम प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं, यानी फिजिकल स्किल्स से इसका ताल्लुक होता है। लर्निंग अकर्स थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्शंस। इसके भी लेवल्स हैं, देख लें कौन कौन से लेवल हैं। इमिटेशन, प्रैक्टिस, प्रिसिजन, कोऑर्डिनेशन एंड नेचुरलाइजेशन। अब हम इन लेवल्स को वन बाय वन करके समझते हैं। द फर्स्ट वन इज इमिटेशन। इमिटेशन का ताल्लुक जो है वो कॉपी करने से होता है, नकल करने से होता है। स्टूडेंट्स कॉपीज एंड एक्शन बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो एक्शन को कॉपी कर रहा होता है दूसरों को ऑब्जर्व करके। फर्स्ट स्टेप इन स्किल लर्निंग, वो स्किल को लर्न कर रहा होता है। यानी अगर वो किसी की राइटिंग को कॉपी करे या प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करे, इट्स मीन कि वो इमिटेट कर रहा है। सेकेंड इज प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स रिपीट्स द स्किल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि वो अब प्रैक्टिकली चीज़ों को ले रहा है, यानी कॉपी करने के बाद वो, जैसे हैंड राइटिंग है, अब हैंड राइटिंग को जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। पहले उसने कॉपी करके लिखा कोई वर्ड, अब वो उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। अब प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो थर्ड स्टेज प्रिसिजन का मतलब है वो करेक्ट, काफ़ी हद तक जो है उसने उस स्किल को इम्प्रूव कर लिया। प्रिसिजन का मतलब होता है कि एक्यूरेटली किसी स्किल को परफॉर्म करना, यानी पहले उसने कॉपी किया, इमिटेट किया, फिर उसने प्रैक्टिस की, अब वो इस स्टेज में आ गया कि वो प्रिसाइज हो गया, यानी एक्यूरेट हो गया, और इसमें जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग नीटली एंड करेक्टली। अब उसकी जो राइटिंग है वो बहुत ही साफ सुथरी और करेक्ट हो गई है, इट्स मीन कि वो प्रिसिजन वाले स्टेज में दाखिल हो गया है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये होता है कि मल्टीपल जो उसकी स्किल्स होती हैं उनको वो कंबाइन कर रहा होता है। स्टूडेंट्स कंबाइंस मल्टीपल स्किल्स स्मूथली, जैसे उसने राइटिंग भी सीखी और स्पीकिंग भी सीखी, अब दोनों स्किल्स को वो साथ लेके चल रहा होता है। शो बेटर कंट्रोल एंड फ्लुएंसी, इसमें जो है वो कंट्रोल भी पहले स्टेज से बेहतर हो जाता है, यानी स्पीकिंग एंड राइटिंग करेक्टली टुगेदर। यानी कोऑर्डिनेशन ये है कि दोनों चीज़ों को, स्पीकिंग को भी और राइटिंग को भी वो एक साथ लेके चल रहा है और करेक्टली चल रहा है, मिस्टेक्स नहीं कर रहा। उसके बाद है जी नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है? स्किल बिकम्स ऑटोमेटिक एंड नेचुरल। अब इस ये जो है लास्ट स्टेज है, इसमें जो स्किल होती हैं वो उसमें हैबिट का हिस्सा बन जाती हैं। नो नीड फॉर कॉन्शियस एफर्ट्स, यानी अनकॉन्शियस। सपोज पहले उसने स्पीकिंग को सीखा, इंग्लिश स्पीकिंग को सीखा, इमिटेट किया, फिर उसको प्रैक्टिस किया, फिर प्रिसाइज किया, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट करने के बाद अब वो जो है वो स्पीकिंग वो फ्लुएंटली बगैर सोचे समझे वो है इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर लेता है। इट्स मीन कि वो नेचुरलाइजेशन वाले स्टेज में आ गया है। फ्लुएंट स्पीकिंग और फास्ट राइटिंग इसकी एग्जांपल हो सकती है। तो ये तीनों डोमेन्स जो हैं, इसको कोशिश किया मैंने कि बहुत इजी करके आपको मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि इसका कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में बैठ जाए। कंक्लूजन में अगर आप देखें तो इट इम्प्रूव्स टीचिंग क्वालिटी, इट डेवलप्स स्टूडेंट्स थिंकिंग स्किल्स and makes assessment more effective. I hope you understand this lecture, and this lecture will help you to understand all three domains. Thank you. Allah Hafiz. मिलते हैं next video में.